Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का। ये पीजीटी कॉमर्स का है, HTET का। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज 91. When adjusted purchase is shown on debit column of trial balance, then आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कि जो परचेज है वो एडजस्टेड है, शो कहां हो रहे हैं? डेबिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस के। तो उस केस में क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका है ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है तो हम क्या करेंगे? ओनली क्लोजिंग स्टॉक को ही ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। ओके And the next question is here, 92nd, interest to allowed at the rate 0.75% per month. इसमें जो हमें इंटरेस्ट दिया गया है वो 0.75% है पर मंथ के लिए ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल है 60 लाख की। मैनेजर का कमीशन बताया है इसमें 5% दिया गया है मैनेजर को कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से पहले उसका कमीशन घटाया गया है और उसके ऊपर 5% कमीशन मैनेजर को दिया गया है। ओके, इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, और ये जो प्रॉफिट बताया है किसके बाद? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैनेजर कमीशन, जो क्या है 14.85 लाख। ओके, तो हमारे पास क्या दिया गया है? प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा है और हमें क्या बताना है? 5% कमीशन जो मैनेजर को दिया गया है वो क्या रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या हमारे पास जो हमें परसेंटेज दी गई है इंटरेस्ट की, वो दी गई है पर मंथ के ऊपर। ओके, हमें क्या चाहिए? पर एनम चाहिए, पर ईयर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 12 से हम 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 9% पर मंथ पर ईयर की इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, जो किस पर लगेगा? 60 लाख पर। ओके, 60% 60 लाख के ऊपर जब हम 9% इस पर इंटरेस्ट लगे तो कितना आएगा? 60 लाख पर 5% तो आएगा 5,40,000। ओके, नाउ तो हमें पहले जो हमें दे रखा है कमीशन घटाने के बाद अगर प्रॉफिट मान लीजिए 100 है, कमीशन घटा दिया हमने, उसके बाद हमारा प्रॉफिट हमारे पास आया, मतलब इसमें से घटाने के बाद अगर प्रॉफिट 100 आता है और घटाया कितना था हमने? 5। ओके, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इस 5 की निकालनी है और किसके बेस पर? 105 पर। ओके, अब हमें 105 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें ये दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है किसका? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर ये कमीशन चार्ज की है उसको। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। 14.85 लाख में से अगर हम लेस कर देते हैं 5,40,000 तो कितना आता है हमारे पास? 9,45,000। ओके, ये क्या है हमारा? ये हमारे 105 की वैल्यू है, 105 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की निकालनी है, इस कमीशन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे 9,45,000 के लिए 5 की वैल्यू ऊपर जो निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके बेस पर निकालनी, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू दी गई है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है? रिलेटिव वैल्यू किसकी है? 105 की। ओके, और 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमारे पास 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 और 21 को अगर हम इससे करेंगे तो आएगा 45,000। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? 45,000। ये इसका कमीशन है मैनेजर का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 93. The cost incurred in providing goods and services is called as.
जो कॉस्ट इनकर्ड की जाती है किसके ऊपर, अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे? नहीं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते। प्राइम कॉस्ट कहेंगे, प्राइम कॉस्ट हमारी अलग होती है। मेजर कॉस्ट भी नहीं कहेंगे। तो जो कॉस्ट इनकर्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। आई होप आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा इसको। 94, historical cost is used for recording value of purchase of an asset because dash applies। इसमें कह रहा है जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको यूज करते किसी भी एसेट को परचेज करने पे, मतलब मींस हम जो एसेट परचेज करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करते हैं, मींस जिस पर हमने उसको परचेज किया था, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। तो ये कहां पर अप्लाई होता है? तो ये क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है? तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन रहेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, उसका ही हमारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ द 95 क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोइंग पेमेंट आर ड्यू। इसमें कह रहा था जब डिसोल्यूशन हुआ है कंपनी का उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट थी वो दी गई है लोन की, उसको हमें क्या करना है? वो कह रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48 अंडर सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम अपने एसेट को देखेंगे, कोई उस पर एक्सपेंसेस है, फिर हम अपने जो बाहर के जितने भी क्रेडिटर उनको पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन आता है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फिर फर्स्ट 1004 पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग ऑफ एसेट। कोई एसेट सेल की थी उसके लिए जो एक्सपेंसेस आए थे 1000, तो सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे। देन क्रेडिटर फॉर द गुड्स, जो थर्ड पार्टी थी उसका जो क्रेडिटर था हमारा उसको पेमेंट करेंगे, तो सेकंड पर ये आएगा। देन द पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर से फर्म की पार्टनर से कोई लोन लिया गया है तो उसको हम पेमेंट करेंगे। एंड देन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, फिर उनकी जो कैपिटल है पार्टनर्स की उनको देंगे। तो इसका हमारा सही इसका ऑर्डर रहेगा 1 2 3 4, 3 2 1 एंड 4। राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96। इसमें कह रहा है 1 लाख इज नेट सेल ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग 2021। जो नेट सेल थी हमारी वो कितनी थी? 1 लाख थी 2021 में। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम्स, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इज बिगिनिंग। तो हम यहां पे देख सकते हैं हमें एक तो नेट सेल दी गई है 1 लाख की, ओके, और इन्वेंट्री टर्नओवर दिया गया 4 टाइम्स। कैलकुलेट जो करना है इन्वेंट्री एट द एंड, हमें क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है उसको कैलकुलेट करना है, और उसके लिए क्लू क्या दिया गया है कि जो हमारी ओपनिंग थी या बिगिनिंग की जो हमारी इन्वेंट्री थी वो थी 1.5 टाइम्स ऑफ इज द बिगिनिंग। ओके, एंड की जो थी वो 1.5 थी बिगिनिंग से। फाइन, तो जैसे कि हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर हमें दिया गया, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पे देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं हम इसको। तो जो हमारा इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमें सेल दे रखी है। ओके, तो अब हमारे पास है नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री होती है उसके लिए हमारे पास देखो क्लूज, एक तो हमारे पास क्लूज क्या दिया गया है एवरेज इन्वेंट्री निकालने का, यहां से इसकी तो वैल्यू हमें पता है कि 1 लाख है। ओके, ये तो हमारी हो गई 1 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री हमें निकालनी है, लेकिन हमारे पास जो टर्नओवर रेशियो है वो कितना दे रखा है 4। तो एवरेज इन्वेंट्री इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी 25,000 है ना, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 25,000 आ जाएगा ना एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आई है वो है 25,000, और यहाँ पे जो क्लूज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए बिगिनिंग की x थी और
क्लोजिंग कितनी थी? यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारी? ओपनिंग की 1.5 टाइम्स। ओके, तो 1.5 टाइम किसकी? ओपनिंग की। और हम इसको एवरेज निकालने, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2.5x अपॉन 2। पेन सही से नहीं चल रहा है। ओके, अब हम देखें तो एक तरह से फॉर्मूले से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री ये आई है और इसमें जो क्लू दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी है। तो इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मतलब, कहने का मतलब है कि हमें ओपनिंग की वैल्यू हमें यहां से मिल रही है। ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। x की वैल्यू हमारे पास 20,000 आ गई और हमें निकालनी किसकी है? क्लोजिंग की। जो क्लोजिंग कितनी थी हमारी? ये वाली 1.5x, ये हमारी क्लोजिंग की है और हमें निकालनी भी है, एंड वाली निकालनी है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1.5 को हम 20,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एंडिंग की आ जाएगी। एंडिंग, अब हमारे पास इन्वेंट्री क्या रहेगी? 30,000। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड। ओके, नाउ 97, द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेज इज रिलेटेड टू। हमारे जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम क्या करते हैं? इमीडिएट रिकॉग्नाइज करते हैं लॉसेज को। ये किससे रिलेटेड है? ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन से, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, मटेरियलिटी या डिस्क्लोजर। इजीली आप इसको बता सकते थे। राइट ऑप्शन है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में आइटम दे रखे हमारे पास नीचे, इनमें से कौन सा है जो जर्नल में जाएगा? ओके, जर्नल प्रॉपर में। ओके, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉपर आएगा। फर्स्ट, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। सेकंड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। थर्ड, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड ऑल ऑफ दीज आइटम। तो देखिए, जो हमारे जर्नल प्रॉपर होता है उसके अंदर जो जितनी हमारी सब्सिडरी में नहीं आते उन एंट्रीज को कहां पे डालते हैं? जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। तो ये हमारी उसमें तो आते ही नहीं, सब्सिडरी बुक्स में। गुड्स यूज पर्सनल पर्पस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो ये कहां पर जाएंगी? ऑल दिस आइटम जाएंगे जर्नल में, मतलब ये सभी आएंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका फोर्थ। ओके, 99 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर है किसी फर्म के अंदर जिनका रेशियो है 3:2। वो शेयर कर रहे हैं रेशियो को। सी एडमिट हो रहा है 3/20 शेयर इन प्रॉफिट। उसका जो शेयर है वो कितना है? जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका 3/20 है शेयर उसका प्रॉफिट के अंदर, जिसमें से वो सी एक्वायर करता है 1.3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम द बी। इसमें कह रहा है कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का मतलब 3/20 का 1/3 वो बी से ले रहे हैं। ए सरेंडर करता है 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी, और जो ए है वो अपने 1/6 ऑफ शेयर को सी को देता है। मतलब जो उसका ए का 3/5 होगा उसका 1/6 ये किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो इसको सोल्व करके चलते हैं। मान लीजिए ए है, यहां पर ए का हमारा यहाँ पे शेयर क्या है? 3/5 है। इसको सोल्व करते हैं तो, और इसका 1/6 क्या कर रहा है? ये सरेंडर कर रहा है 1/6। ओके, तो कितना आया इसका? 3/30। तो एक तरह से हमारा क्या हो गया? 110। और 110 इसको लेस कर देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है किस में से? अपने 3.5 में, 3/5 में से 110 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका एक्चुअल कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 10, 6 एंड 1, तो 5/10। 5/10 इसका किसका? ए का रेशियो आ गया। ओके, प्रॉफिट जो बचा उसका। वो बी की बात करते हैं। बी कितना दे रहा है? इसका शेयर है 2/5। ओके, और इसमें से जो दे रहा है वो दे रहा है 3/20। सॉरी 3/20 का कितना दे रहा है? 1/3।
मतलब जो उसका जो शेयर है एडमिट हो रहा जिस शेयर के लिए, उसका 1/3 दे रहा है बी। तो कितना आया इसका 2/5 माइनस 120। जब इस सोल्व करेंगे इसको तो 120 बचेगा, और इसके जब हम एलसीएम लेंगे 2.5 माइनस 120 में से जब हम लेस करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू, ये 20 है नीचे, इसका एलसीएम 20 आएगा, तो रहेगा हमारे पास 7/20। तो हम देख सकते हैं ए का जो शेयर था, ए की जो रेशियो आया है वो आया है 5/10, बी का जो आया है वो आया है 7/20, और जो हमारा बी तो हमारा 720 और सी है 320, तो इसको भी हम इक्वल बनाएंगे इनके लिए, तो क्या आएगा 10/20। ओके, तो हमारे पास अब न्यू रेशियो आ गया 10 ए के लिए, बी के लिए 7 और 3 किसके लिए आया, सी के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा 10। क्वेश्चन नंबर 100, the gain from the sale of capital asset need not to be added to revenue to ascertain the dash of the business. Question is saying हमें कोई गेन हुआ है, अगर कोई एसेट सेल करने के बाद हमें कोई क्या हुआ है, गेन हुआ है, उसको कह रहा है ऐड नहीं किया जाएगा रेवेन्यू के अंदर, क्या सोल्व करने के लिए, असरटेन करने के लिए, ओके, ज्ञात करने के लिए। तो उनमें से कौन सा, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल, नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल और नेट प्रॉफिट को एसरटेन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमें गेन हुआ है सेल करने से एसेट को, वो ऐड करना पड़ेगा रेवेन्यू में। लेकिन ऑपरेटिंग क्या होता है, हमारा कोर जो बिजनेस होता है उससे रिलेटेड होता है ऑपरेटिंग, इसके अंदर हम जो गेन होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कोर प्रॉफिट जो रेवेन्यू आता है उसको लिया जाता है, राइट। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 101। Which method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together? ये वाला क्वेश्चन हमें डीएसएसबी का पेपर होने से पहले लास्ट ईयर भी टेलीग्राम पर डिस्कस किया गया था, लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 2 years बिफोर। इसमें पूछा गया है डेप्रिसिएशन का वो कौन सा मेथड फॉलो किया जाना चाहिए या कौन सा होगा जिसके अंदर हम यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। मींस देखो सिंपल सी बात है, जब हम नई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर रिपेयर ज्यादा नहीं लगता है ना, जैसे जैसे वो पुरानी होती है उसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है। लेकिन ऐसा उसमें जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, वो किसमें होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। राइट ऑप्शन रहेगा इसका फर्स्ट 102। Which of the following is an example of deferred revenue expenditure? जो हमारा डेफर्ड इसमें पूछा है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, देखिए इसमें दोनों नेचर होते हैं, इसमें आपका रेवेन्यू नेचर भी होता है डेफर्ड में, और हमारा कैपिटल भी होता है। रेवेन्यू कैसे होता है, रेवेन्यू इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो पेमेंट की जाती है वो एक तरह से कैपिटल नहीं की जाती है ना, लेकिन जो भी इसमें एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, फाइन, तो उसको कहते हैं डेफर्ड। इनका मतलब ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको ना तो एक कंपनी इंक्लूड कर सकती है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसके लिए एक अलग से है टर्म जिसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, और इसको धीरे धीरे ईयर बाय ईयर इसको अपना राइट ऑफ करती रहती है इस एक्सपेंसेस को, और बेनिफिट भी लेती रहती है। तो देखिए इसमें है स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, अब कोई स्पेसिफिक रिसर्च हुआ है उसके ऊपर एक्सपेंस आया है तो डेफिनेटली उस पर जो होगा वो अच्छा खासा अमाउंट होगा, और अमाउंट होने के बाद जो उसका बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। सेकंड है स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, ना तो ये रेवेन्यू में ना ही कैपिटल में, ठीक है। सेकंड है स्पेशल एडवर्टाइजमेंट तो आपको लोगों को पता ही होगा डेफर्ड रेवेन्यू में आता है। हैवी एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफरिंग बिजनेस एट सुटेबल प्लेस, अब हैवी एक्सपेंसेस किए बंदे ने, है ना, तो एक उसको करंट ईयर में तो उसको राइट ऑफ कर नहीं सकता, उसको भी क्या करेगा टाइम टू टाइम, मतलब ईयर बाय ईयर उसको राइट ऑफ करता रहेगा। तो ये तीनों ही क्या है हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फोर्थ। ट्रेडमार्क इज जो हमारा ट्रेडमार्क होता है वो क्या है, ये टेंजिबल रियल एस्टेट अकाउंट है, इंटेंजिबल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल है। तो राइट ऑप्शन ट्रेडमार्क सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन इसका इंटेंजिबल
रियल अकाउंट। जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये हमारे इंटेंजिबल होते हैं। ओके, नाउ 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही ट्रू है। इसमें क्या है, अमाउंट सेट, इसमें जो हमारा प्रोविजन उसके बारे में बताया कि प्रोविजन होता है क्या एक्चुअली। तो राइट जो रहेगा हमारा फर्स्ट रहेगा, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लायबिलिटी। हम अपने, एक कंपनी है वो अपने फ्यूचर में अगर कोई नॉन लायबिलिटी है और उस पर लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को कुछ पार्ट क्या करेगा, साइड में रख लेगा, है ना। विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रोपरली इज कॉल्ड प्रोविजन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं, जिसको हम, जो कंपनी डिटरमाइन नहीं कर सकती प्रॉपरली, फिक्स नहीं पता। जैसे टैक्स का है, टैक्स प्रोविजन बनाया जाता है, बैड डेट का प्रोविजन बनाया जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोविजन होते हैं, नॉन होते हैं, लेकिन उनको एक तरह से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, है ना। लेकिन हमें पता है कि ये हमें पे करने हैं, मतलब ये हमारी लायबिलिटी हो सकती है। ओके, नाउ द 105, पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर द रिकॉर्डिंग। जो हमारी पैटी कैश कंपनी यूज करती है, बुक मेंटेन करती है, वो किसके लिए करती है, वो डे टू डे के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कैश में, उसके लिए एक पैटी कैश बुक पैटी अकाउंट बनाती है ना। अलग से अमाउंट अलग से रखती है, डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं उसके लिए। तो ये किसके लिए किया जाता है, पैटी इनकम, सॉरी, पैटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं स्टेशनरी वगैरह के, या कोई फेयर दिया गया, भाड़ा वाड़ा, तो उस तरह के उनको कैश में पेमेंट करने के लिए पैटी एक्सपेंसेस पेड करने के लिए कैश में, तो उसके लिए मेंटेन करती है पैटी कैश बुक। 106 ओके, 106 में पूछ रहा है, मैच करना वन लिस्ट को वन लिस्ट 2 के साथ। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर पोस्टिंग में क्या होगा, पोस्टिंग की अगर कोई मिस्टेक होती है तो हमारी एरर पोस्टिंग होती है। इसमें देखिए, गुड सोल्ड टू राम बट रोंगली डेबिटेड टू श्याम, तो ये हमारी क्या होगी, पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हुई है, एरर हुई है। एरर ऑफ कास्टिंग, ये कास्टिंग आएगा। कास्टिंग मतलब कोई अंडर कास्ट या ओवर कास्ट कर दिया जाए, है ना, एडिंग में कोई डिफिकल्टी हो जाए, एरर हो जाए, तो इसमें क्या कहते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फर्स्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जब रेवेन्यू और कैपिटल में जो अकाउंटेंट है या फिर जो क्लर्क है वो डिफरेंस ना कर पाए, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसका होगा फोर्थ, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जो वेज पे किए थे कंस्ट्रक्शन में, उसको वेज अकाउंट में डाल दिया गया, ये हमारा क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना, ओमिट कर देना। तो गुड्स रिटन बाय ए नोट एंटर टू द बुक, उसको बुक में ही एंटर नहीं किया, मतलब भूल हुई है यहाँ पर, तो इसका जो होगा एरर ऑफ ओमिशन थर्ड से मैच हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज 107, X sold goods for 20,000 in cash after allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट। X के पास कोई गुड्स थी 20,000 की, उसको उसने सेल किया है, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया, एंड 5% कैश डिस्काउंट। गिव द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड टू द कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट इन बुक्स ऑफ सेलर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की जो गुड्स थे वो कितने थे, 20,000 के थे, और उसके ऊपर उसने क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था सबसे पहले 10,000, उसके बाद उसने दिया उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट। मान लीजिए 20,000 की हमारे पास क्या है, गुड्स हैं, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, 10% एट द रेट, इसमें माइनस कर देंगे 10% से, जो कितना बनेगा हमारा 2,000। कितने हुए हमारे 18,000 उसके पास रह गए, मतलब उसको पेमेंट मिलनी थी, उसके ऊपर भी उसने 5% क्या दिया, कैश डिस्काउंट, की वो जल्दी पेमेंट कर देता है, उसको 5% डिस्काउंट देता है वो, तो उसमें उसको भी 5% जो है हमारे लेस कर दिए जाएंगे। तो 18,000 का 5% क्या होगा,
1000 का 5%, इसका होगा 9000, सॉरी 900 होगा, ओके 900। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको 900 को जब सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 17,100। ये जो अमाउंट है ये कहां पे शो होगी, हमारी अकाउंट इन द बुक सेलर। तो डिस्काउंट जो दिया गया, कैश जो डिस्काउंट था, ऑब्वियसली बात है जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको तो शो ही नहीं किया जाता बुक्स में, ओनली कैश बुक को किया जाता है। तो कैश बुक के अंदर जो हमारा डिस्काउंट जो दिया गया था 900 का, एक तो इसको उसके अंदर शो करेंगे और दूसरा रिकॉर्ड किया जाएगा जो हमारा, जो हमें अमाउंट जो मिली है ना। तो दोनों हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अमाउंट विच विल बी डेबिटेड टू कैश, कैश के अंदर जो हमें मिला, कैश जो हमें मिला 17,100 और डिस्काउंट जो दिया, डिस्काउंट अकाउंट में आएगा हमारा 900। राइट ऑप्शन इज सेकंड। 108 पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड। एक पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपल्सरी डिसॉल्व कर रहे हैं, कब होगी, कैसे होगी, ये पूछा है, कैसे की जा सकती है। फर्स्ट है, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज बिकम इलीगल। अगर कोई बिजनेस इलीगल हो जाए तो डेफिनेटली वो कंपल्सरी डिसॉल्व होनी पड़ेगा उसको, एज ए हमारे लीगली, क्योंकि वो लीगल नहीं है, इलीगल है, तो कानून उसको क्लोज करने की कर देगा। ये भी बिल्कुल सही है। इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज बिकम मोर देन 50। देखिए पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो अगर मोर देन 50 हो जाएंगे तो भी वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड भी ठीक है। इफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स इज डन, ये तो नहीं बनता है ना, ये रीजन नहीं है कंपल्सरी डिसॉल्व करने का। तो दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है, और इसमें फोर्थ में दे रखा है आइदर वन और सेकंड सर्कमस्टांसेस, मतलब इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी उसी में इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका फोर्थ। 109 इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। गुडविल, गुडविल क्या होती है आपकी, गुडविल होती है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। जो भी नेट एसेट थी उसके ऊपर अगर अमाउंट ज्यादा दिया जा रहा है ना, मान लीजिए कोई एसेट हमने खरीदी है और उसकी कीमत से उस पर ज्यादा पे किया जा रहा है, इसका मतलब उसकी कोई अपनी गुडविल थी इसलिए उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ए था वो मैच हो रहा है फर्स्ट से। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, या नॉर्मल प्रॉफिट लगा लीजिए यहाँ पर पहले। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितना हमारे कैपिटल हमने एम्प्लॉयड किया उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें आ रहा है वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ओके। इंस्टीट्यूशनल गुडविल, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो आपकी इंस्टीट्यूशन की जो गुडविल है, जो लोग, और उसके लिए जो मींस जो उसके स्टेक होल्डर उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, तो वो आपकी होती है कैट नेचर गुडविल। सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक 20,000 रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाकर कोई एक तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, मान लो हो सकता है उसके ऊपर उसने 5,000 रुपए कमाने हो, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है कि आप 2 लाख रुपए लगाओ तो 5,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन एक है जो उसके ऊपर उससे ज्यादा कमा रहा है, मान लीजिए हो सकता है कोई 7,000 रुपए कमा रहा है 2 लाख रुपए लगाकर ही। तो जो नॉर्मल है और जो एवरेज प्रॉफिट है उन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है ये क्या होगा, हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी कैन इशू। एक कंपनी क्या इशू कर सकते हैं इनमें से, जीरो कूपन रेट डिबेंचर, यस जीरो कूपन रेट डिबेंचर इशू कर सकती है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर ये भी इशू कर सकती है, सिक्योर्ड डिबेंचर ये भी कर सकती है। तो तीनों ही टाइप ऑफ डिबेंचर को एक कंपनी इशू कर सकती है। राइट ऑप्शन रहेगा इसका फोर्थ। सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। एक कंपनी है अपना सीक्रेट रिजर्व कैसे बना सकती है। फर्स्ट, अज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर वो शो करे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन बैलेंस शीट। अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रही एंड ना ही वो P&L में दिखा रही है। थर्ड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ द लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी ज्यादा दिखा देती है और एसेट कम दिखाती है तो उसको उसके पास कुछ ना कुछ तो रिजर्व में बच जाएगा,
तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, मेथड्स हैं सीक्रेट रिजर्व बनाने के किसी कंपनी के, है ना। तो इन ट्रिक्स के साथ एक कंपनी अपनी सीक्रेट रिजर्व बना सकती है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फोर्थ। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 112. Question is saying a grant of 10 lakh to a school for construction of the building. एक ग्रांट मिली है किसी स्कूल को उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 लाख की। चेक इज रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 2021 में उसको फरवरी में मिला है, ठीक है, 2021 में, और क्लोजिंग कब होगी 31 मार्च को। फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल क्लोजिंग द अकाउंट नन ऑफ द अमाउंट इज यूज्ड। अभी उसमें से कोई अमाउंट यूज नहीं की है, यूं का यूं है, एक ही महीना हुआ मिले हुए उसको। While preparing income and expenditure account and balance sheet at the end where such amount will be shown. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह का जो एक लमसम मिलता है, ग्रांट मिलता है किसी गवर्नमेंट से एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो क्या होता है उसको उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसको लगाना पड़ता है ना। तो अब वो हमारा क्या है, खर्च नहीं हुआ उसमें से कुछ भी, तो वो कहाँ दिखाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा एज ए सेपरेट आइटम। ओके, बैलेंस शीट में ओनली इन लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट एज अ सेपरेट आइटम। नाउ द नेक्स्ट इज 130 में कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अंदर कोई डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है 31 मार्च 2021 को 4000 का। डेबिट बैलेंस का मतलब कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारे पास ये अमाउंट पड़ा हुआ है, मतलब हमारे पास है ये पैसे। चेक डिपॉजिट किया बट नोट येट क्लियर्ड अमाउंटेड टू 300। कोई चेक था, डिपॉजिट किया था हमने, पैसे डाले थे मतलब चेक के थ्रू अपने अकाउंट में, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन हमने अपने ऑब्वियस सी बात है अपनी जो कैश बुक थी उसके अंदर तो डाल दिया होगा। सेकंड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट। हमने किसी को अपना चेक फाड़ के दिया था, भाई हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लेना 200 रुपए के, लेकिन अभी वो बंदा लेने नहीं आया, तो हमने अपनी तरफ से अपनी कैश बुक से तो निकाल दिए उनको, है ना, उनको निकाल दिए, और लेकिन अभी से जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें से नहीं निकले हैं। नेक्स्ट है द बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 100। बैंक ने अलाउ किए हैं इंटरेस्ट हमें, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी वहां से 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, लेकिन हमें अभी नहीं पता, वो हमारे अकाउंट में आ गए बैंक अकाउंट में। एंड कलेक्टेड डिविडेंड, कोई डिविडेंड था 100 का, वो भी हमारे बैंक ने कलेक्ट किया है। बैलेंस एज पर पासबुक, अब बैंक की जो बैंक पासबुक है उसके अकॉर्डिंग बताना है, मतलब इसको क्या कहते हैं, रिकंसाइल करना है, हमें यहाँ पे पहुंचना है पासबुक के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें अपने कैश बुक में कितने थे, 4000 थे। ओके, अब यहाँ पे कोई एक हमारे पास क्या था, चेक था जो डिपॉजिट किया था, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हमने तो क्या किया था, उसको ऐड कर दिया था, हमने तो उसको डाल दिया था, ये हमने ऐड किया था तो वापस उसको माइनस करेंगे। ओके, चेक हमने डिपॉजिट किया था लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो पासबुक में देखने के लिए हमने अपनी तरफ से यहां पे तो कर दिया, लेकिन पासबुक में तो भी नहीं हुआ है, तो इसको वापस क्या करने का पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद चेक इशूड बट नोट प्रेजेंट, वो भी 300 का है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, चेक हमारे पास एक तरह से हमारे यहां से तो निकाल दिया हमने 4000 में से, अपनी कैश बुक से तो निकाल दिया है, लेकिन अभी अपनी बैंक अकाउंट है जो पासबुक है उसमें से वो नहीं निकला है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वापस। ओके, अब बात कर रहे हैं बैंक ने अलाउड किया 100 का इंटरेस्ट और 100 का डिविडेंड, मतलब ये हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं, तो ये कितने हुए, 200 रुपए, 200 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो एक देखा जाए तो यहां पे सॉरी, ये जो अमाउंट है जो हमारा चेक है इशूड नोट प्रेजेंट, ये 200 रुपए का था, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 300 हमें इसमें लेस करने 4000 में से, और 400 हमें ऐड करने हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो कितने इन दोनों का डिफरेंस कितना, 100 का, तो जो हमारे 4100 है ये हमारे किस में दिखाई देने चाहिए, पासबुक में दिखाई देने चाहिए, तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन
ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास है 2,13,000 का, और परचेज दे रखे हैं 16,55,000 के, 16,55,000 के। सेल दे रखी है 21,32,000 की। कैरीज इनवर्ड दे रखे हैं 32,500 के। कैरीज आउटवर्ड दे रखे हैं 38,600 के। रिटर्न इनवर्ड है हमारे पास 42,000। ओके, और इसमें बताया गया है कि इफ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन द कॉस्ट, अगर हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है वो 25% माना जाए, दिया गया है जो किस पर, कॉस्ट पर, देन वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, क्लोजिंग स्टॉक की निकालनी है। तो हम देख सकते हैं ये ट्रेडिंग का है हमारा। ट्रेडिंग के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग, इसको थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं अपना। फाइन, थोड़ा सा इजी रहेगा, इजीली कर पाएंगे हम। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास जो सेल थी वो कितने की थी, 21,32,000 की, जिसमें से रिटर्न क्या है, रिटर्न इनवर्ड आए 42,000 के। तो 21,32,000 में से 42,000 का हम लेस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बाई सेल नेट बता रही हूँ यहाँ पे, जो बचेगा 20,90,000। ओके ओके, और हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। मतलब हमें यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो उसको तो निकालना है। और कुछ यहाँ पे जो हमें डेबिट साइड की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमारे पास, 2,13,000 का, 2,13,000। एंड परचेज दे रखे हैं, जो हमने कुछ परचेज किया होगा वो है 16,55,000 टू परचेज। आप लोगों को इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्वियस ही बात है एग्जाम के अंदर शॉर्ट में लिखते हैं सब कुछ, बिल्कुल शॉर्ट में चलता है। ओनली परचेज लिखे, टू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ये तो, लेकिन ओनली समझाने के लिए। परचेज कितने हमारे 16,55,000। ओके, इसके बाद है कैरीज इनवर्ड की बात करते हैं हम लोग। कैरीज इनवर्ड है 32,000, कैरीज इनवर्ड 32,500 का। ओके, कैरीज आउटवर्ड को हम लेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा पेंडल में जाएगा, ट्रेडिंग का नहीं है ये आइटम। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक तरह से टोटल जो हमारा आया, और प्रॉफिट पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना, 25% दे रखा है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट हमें देनी रखी, सेल दे रखी है कितनी है, जो 20,90,000 की। तो इसकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू से हम निकालने की कोशिश करेंगे। 25% अगर मान लीजिए 100 अगर हमारी मान लीजिए कॉस्ट थी और उसके ऊपर 25 क्या थे हमारे पास, उसमें प्रॉफिट था, तो सेल कितनी की हुई होगी, टोटल 125 की। और निकालना है 25 की हमें वैल्यू, 25 ऊपर, और जो हमारी 125 है, जो जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, रिलेटिव वैल्यू, ये रिलेटिव वैल्यू की 20,90,000। इसको डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास ये 4 5 1 40, तो 4,18,000 आ जाएगा। तो हमारे पास एक तरह से प्रॉफिट यहाँ पे जो आ गया, जो ग्रोस प्रॉफिट है, टू ग्रोस प्रॉफिट जो हमारे पास आया 4,18,000। ओके, अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं इस आइटम को, ठीक है। डेबिट की टोटल जो आएगा आइटम्स की जो टोटल आएगा 23,18,500। ओके, इधर ही हम लिखेंगे इसको 23,18,500। अब इसमें से इसको अगर हम निकाल देंगे, मतलब जो हमारा टोटल उसमें से सेल निकाल देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा ना। तो कितना बचेगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख देती हूँ 2,28,500 मीन्स 23,18,500 में से अगर हम 20,90,000 कम कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 2,28,500। ओके, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा, फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पोर्टिंग वाउचर इज, स्पोर्टिंग वाउचर क्या होता है? वाउचर किसके काम आता है? वेरिफिकेशन के काम आता है ना। तो माय डिफरेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, हैविंग टेकन प्लेस। राइट ऑप्शन रहेगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक व्यापारिक व्यवहार जो संपन्न किए गए का दस्तावेजी प्रमाण है। ओके 1016 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक कंपनी है फॉरफिट कर रही है 200 शेयर्स, एक कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए जिसकी प्राइस थी 100 ईच। 70 पर बुलाए गए थे, ऑन विच द होल्डर पेड 50, मतलब 70 बुलाए मंगवाए, उसमें से 50 होल्डर ने दिए, उस पर 50 मतलब 20 रुपीज अभी उसने नहीं दिए, इसलिए उसको फॉरफिट कर लिया गया। दिस शेयर विल बी रीइश्यूड एट 80, उनको रीइश्यू कर दिया 80 पर, फुल्ली पेड मानकर, यहाँ कहने का मतलब है कि उनको कह दिया कि आपका 100 रुपए मान लिया गया है और आप 80 रुपीज पे कर दीजिए। इसका मतलब है 20 उसको डिस्काउंट मिला होगा, है ना, डेफिनेटली उसको 20 डिस्काउंट मिला होगा। अब ये डिस्काउंट की बात करें यहाँ पर, तो कहता है द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रीइश्यू एंट्री। तो कह रहे फॉरफिट जो अकाउंट है कितने से डेबिट किया जाएगा रीइश्यू एंट्री में। तो माय डिफरेंस, कैश हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो कितने 80 हैं, 80 रुपीज आए किसके ऊपर 200 पर, कितने हो गए हमारे 16,000। टू हमारे पास हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में आए कितने हमारे, हमने तो 100 एक तरह से 100 मान लिए, तो हमने तो ये सोच रखा है कि 100 आ चुके हैं हमारे पास 100 रुपीज, तो 200 पे 100 2000, मतलब हमने अपने शेयर कैपिटल को 2000 से क्या कर दिया है 20,000। ओके इसको 20,000 से हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया है, लेकिन हमारे पास बैंक में एक्चुअली कितने आए हैं 16,000 आए हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो हमने डिस्काउंट दिया है वो कहां से रिकवर करेंगे, वो कहां से निकालेंगे हम अपने जो हमने फोरफिट किए थे कितने रुपीज 50 रुपीज, किसके 200 शेयर्स के, इसमें से लेंगे 20 रुपए यहां से रिकवर किए जाएंगे। तो हम यहां करेंगे फोरफिट अकाउंट डेबिट, फोरफिट अकाउंट, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने से होगा 4,000 से। अभी हमारे इक्वल हो गए ना दोनों, क्रेडिट एंड डेबिट, ये भी 20,000 हो गए, ये भी 20,000। तो कहने का मतलब है ये जो 4,000 है फोरफिट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से 4,000 से। राइट ऑप्शन इसका रहेगा सेकंड। नेक्स्ट इज 117 ओके क्वेश्चन इज सेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द 6,24,000, कोई सब्सक्रिप्शन था हमारे पास 6,24,000 का, हैज बीन शोड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 6,24,000 फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है, इसमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है आउटस्टैंडिंग। देखिए मान लीजिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन इतना आना चाहिए था करंट ईयर का, ओके लेकिन हमारे साथ कुछ एडजस्टमेंट करनी है, उनको करते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, लेकिन हमें किसकी लेनी है करंट की लेनी है, जो आनी चाहिए थी ये आउटस्टैंडिंग रह रही है, जो हमें नहीं मिली है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो हमें नहीं मिली थी अब मिलेंगी, तो क्या होगा इसको ऐड करेंगे हम लोग, और क्या किसको ऐड करेंगे 35,000 को एडवांस में जो मिल गई, क्योंकि वो है तो नेक्स्ट ईयर की। देखिए यहाँ पे ऑन 31 मार्च की बात करें, है तो नेक्स्ट ईयर की लेकिन मिली तो इसी ईयर है ना, इन दोनों को भी ऐड करेंगे और मतलब इसको भी ऐड करेंगे। इसकी बात देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई, जो मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, इनको माइनस करेंगे। और जो एडवांस में मिली थी कहां पर 31 मार्च को, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में जो हमें एडवांस मिल गई, जो लास्ट जो हमें प्रीवियस ईयर में मिल गई है ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिल गई, उनको हम क्या करेंगे क्योंकि हमें तो करंट ईयर की चाहिए, तो उनको भी हम क्या करेंगे लेस करेंगे। तो इन दोनों को हम ऐड करके इनको माइनस को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा
माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 लाख। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 लाख बन रहा है हमारा। 1 लाख को इसमें से लेस कर देंगे। 1 लाख अगर हम इसमें से लेस करते हैं, और जो हमारा ये बन रहा है 55,000 और 35,000, ये बन रहा है हमारा 90,000। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, 6,24,000 में। तो कितना आएगा, 6,14,000। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 6,14,000, जो ऑप्शन रहेगा थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118। आ ड्रॉ, कोई ए था, उसने ड्रॉ किया बिल 25 अक्टूबर को, 2021 को, फॉर 90 डेज, 90 डेज के लिए इसने किया है, एंड एक्सेप्टेड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। तो कह रहे हैं इसमें जो मैच्योरिटी डेट होगी वो कौन सी होगी। 90 डेज दे रखी, मंथ्स नहीं दे रखी, तो 90 डेज हमें इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं 25 अक्टूबर, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं हमारे, 31, 31 होते हैं। तो हमें, और 25 तारीख को इसने ड्रॉ किया, तो 6 दिन तो हमारे कितने हो गए, अक्टूबर के हो गए, अक्टूबर के हो गए 6। नवंबर आ गया, नवंबर के पूरे मंथ लेंगे हम 30। दिसंबर आ गया, दिसंबर के पूरे लेंगे, क्योंकि हमारे 90 अभी बने नहीं हुए, बने नहीं है ना, तो देखो दिसंबर के पूरे 31 लेंगे। अब बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के कितने दिन लेंगे, यहाँ पे टोटल हुए हमारे कितने, 36, 37, तो हमारे हुए 67 हुए अभी। और इसमें हमें बनाने कितने, 90 बनाने, तो इसमें 23 ऐड कर देंगे तो हमारे 90 बन जाएंगे। तो इसका मतलब जो 23 जैन होगी हमारी, उसको एक्चुअली मैच्योर होना चाहिए, लेकिन हमें 3 डेज ग्रेस की भी है अभी, तो बन कितने, 26 जनवरी बन रही है। 26 जनवरी को क्या होता है हमारा, गस्टेड हॉलीडे होता है ना, रिपब्लिक डे होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 ऑफ जनवरी, एक दिन पहले उसको मैच्योरिटी डेट पे उसको पेमेंट करनी होगी। 25 ऑफ जनवरी 2022 ये इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। फाइन, नेक्स्ट इज 119। ओके, इसमें देखते हैं ए और बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी, उनकी कैपिटल दे रखी है बिगिनिंग के अंदर, ए की दे रखी 50,000, बी की दे रखी 60,000 और सी की दे रखी 70,000 रेस्पेक्टिवली। ए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ अमाउंट 20,000 आफ्टर 3 मंथ, मतलब जब भी उन्होंने, उनकी कैपिटल थी, जैसे उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उसके 3 महीने बाद उसने, ए ने 20,000 रुपए दे दी, मतलब पहले तो 60,000 थे, उसके अंदर 20,000 रुपए दिए 3 महीने के बाद, मतलब 80,000। अब जो बाकी के जो बी है उसने कितने दिए, 25,000 दिए 6 महीने के बाद, मतलब अपने, सॉरी ये 70 नहीं था, 50,000 था, 50,000 के अंदर 20,000 और ऐड करके 3 मंथ, ऐसे 25,000 किसने दिए, बी ने एडिशनल, उसने कैपिटल लगाई। फिर सी ने लगाए आफ्टर 9 मंथ 30,000, पहले 70 लगा रखे थे, 9 मंथ आफ्टर उसने 30,000 और दे दिए। एट द एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जब साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ उनका, 25,800, विच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। इनको जो मिला, ये जो 25,800 है उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए, ए का प्रॉफिट हमें बताना है। देखिए इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकी कैपिटल को, ओके, फिर उनके रेशियो बनानी पड़ेगी, और रेशियो के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ए की बात करते हैं, ए ने कितने लगाए थे, 50,000 लगाए थे, तो 50,000 पहले इसने 3 महीने का जो इंटरेस्ट लगा, 3 महीने का जब इंटरेस्ट लगा, 3 महीने के लिए, तो कितने हुए इसके, 15 लाख। $1,50,000, ओके, 50 लाख 3 मंथ के लिए। अब उसने एडिशनल और दे दिए कितने, 20,000, तो अब उनके पास 70,000 हो गए। 70,000 कितने महीने के लिए, जो रेस्ट उसके 9 महीने रह गए उसके लिए जो बचे, 6,30,000। अब बात करते हैं बी की। बी ने जो अमाउंट लगाया था, पहले लगाया था 60,000 स्टार्टिंग में, ओके,
और कितने महीने के लिए लगाया था? 6 महीने के लिए। कितना बना उसका? 3,60,000। अब उसने इंट्रोड्यूस कर दी नई अमाउंट, जो कितनी लगाई थी उसने? 25,000। तो इसके पास कितनी बनी? 85,000 कितने महीने के लिए? जो रेस्ट उसके 6 मंथ थे उसके लिए। तो ये भी कितनी बनी? 5,10,000। अब बात करते हैं सी की। सी ने स्टार्टिंग में लगाए थे 70,000। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 6,30,000। ओके। अब उसने न्यू कैपिटल और लगाई, जो लगाई उसने 30,000 की। तो इसके पास बच गए, मतलब 1 लाख की इसकी कैपिटल हो गई। और कितने महीने के लिए? जो रेस्ट मंथ है 3 मंथ, उसके ऊपर उसको कितना मिला? उसकी टोटल हुई 3 लाख। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 7,80,000। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8,70,000, क्योंकि कैपिटल हमें टोटल चाहिए ना, तभी तो हम इसकी प्रॉफिट निकाल पाएंगे ए का। 9,30,000। अब हमारे पास देखते शेयर जो ए का है, ए की कैपिटल है वो है टोटल 7,80,000। ये 7,80,000 है किसमें? शेयर में से 25,800 में से। लेकिन हमें इन सब का भी टोटल करना। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? सबका टोटल करके उसको डिवाइड करते हैं ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सबका टोटल मतलब 7,80,000, 8,70,000 और जो हमारा आया यहाँ पर 9,30,000, इन तीनों को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो इन तीनों का जो एडिशन करेंगे आएगा 25,80,000। ओके। और 25,800 टोटल हमारे पास क्या था? प्रॉफिट था, जिसमें से शेयर इसका जो कैपिटल थी ए की, जिसकी निकालनी हमें 7,80,000 की, और किसके ऊपर? टोटल जो था हमारा 25,80,000 में से। मतलब इन लोगों ने 25,80,000 टोटल कैपिटल लगा रखी थी तीनों ने मिलकर। इसमें से केवल ए की थी 7,80,000, और उनको जो प्रॉफिट हुआ 25,800 का, उसका हमें एक क्या शेयर बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट मिला। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये कितने पे चला जाएगा? 100 पे चला जाएगा ना। ये 100 पे पूरा पूरा जा रहा है यहाँ पे, और ये कितना बच गया? 7,800 बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 7,800 सेकेंड। ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा सेकेंड। 7,801 है, सॉरी। राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। Now the next is A, B, C are the partners in a firm. In the middle of the year C retires. इसमें कह रहा है कि 3 पार्टनर्स थे, जिसमें से मिडल ऑफ द ईयर सी रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटिंग हिज ड्यू। अभी उसको ड्यूज नहीं मिले, जो उसके बकाया थे उसको कुछ नहीं मिला अभी। ठीक है, रिटायर हो गया लेकिन उसको कुछ मिला नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। जो बाकी के थे ए और बी, ये अपना बिजनेस करने लग रहे थे कंटिन्यू। सी निकल गया लेकिन उसको अभी कोई ड्यूज नहीं मिला है। सी इज एंटाइटल्ड टू गेट द डैश टिल द फाइनल सेटलमेंट। जब तक उसको ड्यू नहीं मिला है, तो कह रहा है कि सी को कितना मिलना चाहिए, कितना एंटाइटल है वो पाने का, उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो कह रहा है 120। तो माय फ्रेंड्स, उसको कितना मिलेगा? एक तो इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट। अभी उसने सेटल्ड नहीं की है तो उसको 6%, उसका जितना भी अमाउंट है उसने लगा रखा है उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कितना होता है 6%। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट। अभी उसने जो सेटल्ड नहीं किया उसके ऊपर 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज। देखो, शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नहीं मिलेगा उसको शेयर जो प्रॉफिट में अर्न करेगी, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका। जो प्रॉफिट का शेयर होगा तो वो दोनों बांटेंगे। थर्ड है शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट प्रोपोर्शनेट टू हिज अनसेटल्ड अमाउंट।
लेकिन जो उस प्रोपोर्शनेट मिल सकता है जो उसने अनसेटल्ड है, उसकी अभी जो मिली नहीं है, टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये दोनों केस हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नाउ 121 डैश इज communication that flows from a higher level to one more lower level। मान लीजिए कोई बिजनेस है, इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन है, वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस लेवल में डाउन, है ना, फ्लो हायर लेवल टू वन और मोर लेवल, मतलब ये हायर लेवल था, इसके नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको कैसा कम्युनिकेशन कहेंगे? इसको कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इजीली कर सकते थे इसको। सिचुएशनल मॉडल ऑफ द लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, सिचुएशनल मॉडल किसने दिया था? सिचुएशन मॉडल दिया था हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने। सिचुएशन मॉडल आपको याद होगा ना, कुछ इस तरह से था, लाइफ साइकिल थी, इसमें टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग, इस तरह 4 स्टेज दी गई थी, है ना, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और यहाँ पे जो अपना था डेलीगेटिंग। तो एक सिचुएशन मॉडल किसने दिया था? हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने। 123 individual in the balance of the payment account refers to invisible, sorry invisible, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा बीओपी होता है, उसके अंदर इनविजिबल क्या होती है? गुड्स ट्रांसैक्शन, गुड तो हमारी विजिबल होती है, सर्विसेज ट्रांसैक्शन, जो सर्विस की ट्रांसैक्शन होती हैं, क्योंकि सर्विसेज हमारी क्या होती है? इनविजिबल होती है। इनको कहां पे शो किया जाता है? इनविजिबल आइटम्स में। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सेकंड। फैक्टर कोजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन द मैनेजमेंट इज, फैक्टर कोजिंग, कोई फैक्टर है जो कोज कर रहा है अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा है? तो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी? फैक्टर है वो एथिकल है, सोशल वैल्यूज एथिकल है, फेयर कॉम्पिटिशन एथिकल है। अनएथिकल कौन सा है? इकोनॉमिक ग्रीड, कोई लालच है आपका, वो क्या है? अनएथिकल है। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्री आर कवर्ड अंडर द ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। कह रहा है जो इंडस्ट्रीज हमारी दे रखी है, इनमें से कौन सी होगी किसके अंडर, जो हमारी ऑयल और शुगर मिल्स आएंगी, ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स। तो ये देखिए जो ऑयल रिफाइनरी होती है, शुगर मिल होती है, वो क्या होती है? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री में देखिए जब ये प्रोसेस में गुजरती है, तो एक चीज से जैसे उनके अंदर कच्चा माल डालते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है, एक ही चीज नहीं निकलती, अलग अलग चीजें निकलती है। जैसे ऑयल रिफाइनरी है, उसके अंदर जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया जमीन के अंदर से उसको, उसके अंदर से कुछ गंदा माल निकलेगा, अलग अलग तरह के मतलब कैटेगरीज में वो निकलते हैं, प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो एक तरह से क्या है? हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं? शुगर मिल्स एंड ऑयल रिफाइनरी प्राइमरी इंडस्ट्री के एनालिटिक इंडस्ट्री में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसैक्शनल लीडर। ट्रांसैक्शनल लीडर कौन सा होता है? एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, वो क्या होता है? इंस्पायर करता है सभी को, बिल्कुल पार्टिसिपेट करके चलता है, एक तरह अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। ट्रांसैक्शनल क्या होता है? वो क्या करता है? रिवॉर्ड और उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका, मतलब अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, उस तरह का जो बिहेवियर रखता है वो क्या होता है? ट्रांसैक्शनल लीडर। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही है यहाँ पे, वो ट्रांसैक्शनल लीडर की होती है। Now the next 127 the phenomena in which the norms for the consensus overrides the realistic appraisal of alternative action। करेक्ट, ऐसी घटना जिसमें आम सहमति का मानदंड कार्यवाही के वैकल्पिक कार्यों का यथार्थवादी मूल्यांकन को अधिभावी करता है। एक कौन सा फिनोमिना है जो ओवरराइड कर जाता है रियलिस्टिक अप्रेजल से? ऑल्टरनेटिव एक्शन, भाई ऑल्टरनेटिव एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके अंदर ओवरराइड किया जाता है रियलिस्टिक अप्रेजल। तो माय डियर फ्रेंड, जब ग्रुप थिंकिंग की बात आती है, तो ये जो नॉर्म होता है, फिनोमिना होता है, ये क्या कर जाता है? ओवरराइड कर जाता है। एक तो एक बंदा सोचने लग रहा है, एक पूरा ग्रुप थिंकिंग जब चल रही है, तो क्या हो जाता है? ऑल्टरनेटिव एक्शन ओवरराइड कर जाते हैं। ओके, now the next is 123 major characteristic of the service which cannot be stored for later sale or use। देखो सर्विसेज को हम ऐसा तो नहीं है कि वो सामान है उसको हम रख लेते हैं संभाल के उसमें,
किसी भी कबर्ड में या फिर अलमारी में, है ना, वो क्या होते हैं, हमारे पेरिसेबल टाइप के होते हैं। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा किसी भी जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो क्या ऑब्वियस सी बात है हमारी सर्विसेज होती है, क्योंकि वो गुड्स तो है नहीं, उनको हम जो स्टोर करके रखेंगे। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द लेटर, दैट इज द सर्विस पेरिसिबिलिटी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ पापा आ रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है उसमें से कौन सा उसका एलिमेंट नहीं। लीगल होता है एनवायरमेंट, यस, पॉलिटिकल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, हिस्टोरिकल नहीं होता, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 120 130, एथिक्स मे बी डिफाइंड एज। एथिक्स होते क्या है? एथिक्स व्यवहार है ना, एक व्यवहार की तरह है कि आप कैसे व्यवहार करते एक सिचुएशन के अंदर, राइट और रॉन्ग पर बात करता है। एथिक्स में बी डिफाइंड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। राइट ऑप्शन इज सेकंड। 131, इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो कैसे होंगे? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के क्या स्टेप रहेंगे? सबसे पहले होगा आपका कस्टमर की वैल्यू के बेस पर आप प्राइस रखेंगे, फिर कॉस्ट होगी उसकी, और ये प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले कस्टमर की वैल्यू जो होती है वो सबसे पहले होती है, बाद में प्रोडक्ट होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज। जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे फिर गवर्नमेंट है, इंप्लॉइज हैं, कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सभी के की ओर जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, सोसाइटी के लिए या फिर अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, तो ये क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। ओके, क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल। 133, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एक ह्यूमन की बात करें, वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मानवीय। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है लेबर वेलफेयर सेफ्टी। जब ह्यूमन जो हमारी कैपिटल है उसके लिए जो अगर एक कंपनी वेलफेयर करेगी या उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखेगी, वो उसका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। Which theory assumes that people generally lazy and will avoid work and responsibility? इसमें कह रहा है वो कौन सी थ्योरी थी जिसने अज्यूम करके चला कि जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो लेजी होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते, वो अवॉइड करते हैं काम को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो माय डिफरेंस वो थी एक्स थ्योरी, जो किसने दी थी? मैकग्रेगर ने। ओके, एक्स और वाई दोनों ही मैकग्रेगर ने दी थी, और जो वाई थी वो एक्स की बिल्कुल अपोजिट थी। फाइन। एंड द सेकंड थिंग इज, बात कर ले जी थ्योरी की विलियम आउचे ने दी थी, और पी नाम की कोई थ्योरी थी नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा एक्स। 135, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर फॉरेन मार्केट इज नोन एज। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं, या कोई सर्विस किसी फॉरेन मार्केट के लिए, तो क्या होगा? प्रोडक्ट एडेप्शन, स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट इन्वेंशन या कम्युनिकेशन। चाहे ये फॉरेन मार्केट होती है या फिर डोमेस्टिक मार्केट होती है, अगर कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जा रहा है तो वहां पे कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा प्रोडक्ट इन्वेंशन। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है? कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपका सेंडर होता है, ठीक है, वो एनकोड करता है, वो चैनल या उसका कोई मैसेज होता है, उस चैनल को यूज करता है, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है, वो फीडबैक देता है, वो डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है, राइट। तो ये तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेजरमेंट इसका एलिमेंट नहीं है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब देखिए आपको कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी होता है। हु हैज गिवन, और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट कौन सा था? 1912।
ओके, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल? लड्डू क्वेश्चन था, हेनरी फ्योल। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। 139, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ। पार्टनरशिप क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है, राइट? चाहे वो ओरल हो या फिर रिटर्न हो, एक एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बन जाती है। राइट ऑप्शन इज सेकंड। 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट, अब हम किसी के पास जाके काम करते हैं किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के, तो एम्प्लॉय है, ठीक है? तो इसमें कहता है कौन सा फीचर नहीं है? टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, डेफिनेटली होती है। एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये भी होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये इसके अंदर नहीं होता, हमें अपना काम करते हो सैलरी मिलती है। बिजनेस में रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क एक इसका फीचर नहीं है, फिक्स्ड वेजेस होते हैं, ये भी करेक्ट है। राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड। 141, अ रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। एक बिजनेस में, एक इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस है और वो फाइटिंग हार्ड कर रहा है, रनर अप है, एज ए रनर अप, ठीक है? और वो अभी वो लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लीड के पास पहुंचना चाहता है, रनर अप है, मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है इंडस्ट्री के अंदर। अपनी शेयर को, मान लीजिए कोई ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में बहुत अच्छा लीडर है और वो उसका शेयर लेना चाहता है, अपनी आगे बढ़त बनाना चाहता है, तो एक तरह से उसको क्या करने पड़ेंगे? उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहले किसी का मार्केट में नाम है और वो अपना नाम बनाएगा, अपना मार्केट शेयर रखेगा, बनाने की कोशिश करेगा, तो एक तरह से वो चैलेंजर है, ठीक है? वो चैलेंज फेस करेगा। राइट ऑप्शन इज मार्केट चैलेंजर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? बात यहां पे कर रहे हैं मैक्सिमम एज की, किसकी? नेशनल कमीशन के मेंबर की। मेंबर की होती है 35, 65 ईयर्स, और जिसका प्रेसिडेंट होता है उसकी होती है 70 ईयर्स। ओके, कीप इन माइंड। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। मेंबर की बात हो रही है, मेंबर की 65 होती है, लेकिन प्रेसिडेंट की अगर बात कर लेते तो यहाँ पे 70 ईयर्स होती। रिक्रूटमेंट इज, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वाइल जो हमारा सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। 144, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। डेलीगेशन में क्या होता है? एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम देता है करने के लिए, है ना? तो इसमें क्या है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। 145, which management thinker received the Nobel Prize for Economics in 1978? इसमें कह रहा है किसने, कौन सा थिंकर था, किसका? इकोनॉमिक्स का, जिसको 1978 में मिला था नोबेल प्राइज। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो था हर्बर्ट साइमन। इन्होंने डिसीजन मेकिंग की एक थ्योरी दी थी। ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट, हर्बर्ट साइमन। हु हैज डेवलप्ड हिरार्की ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी? लड्डू क्वेश्चन है, हिरार्की ऑफ नीड मोटिवेशन किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने। 147, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल, देखो ट्रेडिशनल में क्या कहा था, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल या ओल्ड अप्रोच थी उसके अंदर क्या था कि प्रोक्यूर करना है फाइनेंस को, लेकिन जो हमारी मॉडर्न है उसके अंदर बताया गया है कि हमें प्रोक्यूर तो करना ही करना है फाइनेंस को, कहां से करना है ये भी पता करना है और करना भी है, साथ में उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कहां पे यूटिलाइज करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। राइट ऑप्शन इसका रहेगा सेकंड। 143, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। कह रहा जो हम इसमें जो एक थिंकर थे उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट करते हैं वो हम पीपल का करते हैं, ना कि चीजों का करते हैं, क्योंकि चीजों का मैनेजमेंट तो डेफिनेटली पीपल कर लेंगे। आप पीपल का मैनेजमेंट कीजिए, जो सामान है, चीजें हैं या अदर एसेट्स हैं वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ना कि डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो किसने दी थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दी थी लॉरेंस एप्ले ने। राइट ऑप्शन इसका सेकंड। 49, इंटरनल एलिमेंट्स दैट मे इंटरफेयर विद कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इंटरफेयर कर रहे हैं मतलब दखल अंदाजी कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं या उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, तो वो क्या है? इंटरनल एलिमेंट बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं ये आपकी होती है इंटरनल एलिमेंट, लेकिन बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये तो दो आएंगे ही नहीं, तो हमारे पास बचे दो। और कोई
हस्तक्षेप हो रहा है या फिर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वो एक तरह से वीकनेस है एक बिजनेस की कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रही है। राइट ऑप्शन इज सेकंड, वीकनेस। 150, डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, उसके अंदर कौन सा इनमें से एक नहीं है स्टेप डिसीजन मेकिंग का। आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे। किसके बारे में क्या डिसीजन लेने, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यस। इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, लेकिन डेलीगेशन ऑफ डिसीजन ये इसका स्टेप नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फोर्थ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 60 क्वेश्चन थे हमने आज जो कंप्लीट किए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।